नमस्कार, मैं हूँ पूनम यादव और स्वागत है आपका सुशीला एजुकेयर में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग DPSP के नाम से भी जानते हैं। D डायरेक्टिव, P प्रिंसिपल्स ऑफ S स्टेट एंड P पॉलिसी। तो DPSP कहें या फिर राज्य की नीति निदेशक तत्व कहें या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहें, बात वही है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 पॉइंट्स। फर्स्ट है DPSP होता क्या है, DPSP का अर्थ क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे निदेशक तत्व हैं जो DPSP है, उनके महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है और किस लिए ये लाए गए, किस लिए संविधान में जोड़े गए हैं निदेशक तत्व या फिर कहीं राज्य की नीति निदेशक तत्व। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है, और जो DPSP है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन दोनों में मेन अंतर क्या है, क्या डिफरेंस है DPSP में और मौलिक अधिकारों में, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वो है संविधान का जो भाग 4 है, उसमें वर्णन है किसका, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का, और उसमें कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक। तो अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है, उनको भी अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये होते क्या है, ये सरकार कोई भी, जैसे कोई भी कानून बनाती है, कोई भी नीतियां बनाती है, कोई भी विधि का निर्माण करती है, तो उसमें जो ये DPSP हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं या फिर कहीं राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, ये मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, मतलब गाइड करते हैं सरकार को कि किस तरह से कार्य करना चाहिए और किस तरह से उनको जो है जनता को सरकार द्वारा सुविधाएं देनी चाहिए। तो इसी का वर्णन किया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सरकार की नीतियां बनाने में मतलब कि मार्गदर्शन करते हैं या फिर गाइड करते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं, और ये सिद्धांत सरकार को अच्छी मतलब सही जन कल्याणकारी, जिससे लोगों का भला हो, जिससे जनता है हमारे देश की उसका कल्याण हो, ऐसी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब कि सरकार है वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों से प्रेरणा लेकर अच्छी जो योजनाएं हैं वो बनाती है। और अधिकांश अभी भी यही है, हमारी जो सरकार है, भारत सरकार है, वो अधिकांश जितनी भी योजनाएं बनाती है, जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं बनाती है, वो अधिकांश योजनाएं, ज़्यादातर जो योजनाएं हैं वो इसी से प्रेरित होती है, यहीं से उनका प्रेरण दिया होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार को क्या करना चाहिए और जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, इसका वर्णन है किसमें, DPSP में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो जो DPSP है या फिर कहें राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये हमारे संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है, और कहां से कहां तक, अनुच्छेद 36 से लेकर और अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही साथ जो ये DPSP है या फिर कहें राज्य के नीति निदेशक तत्व है, इनकी जो प्रेरणा है, मतलब कि DPSP लिए कहाँ से गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, इनका स्रोत क्या है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। इनकी जो प्रेरणा है वो आयरलैंड से ली गई है। और इसके साथ ही साथ जब हमारी संविधान सभा थी, उसके सलाहकार थे एक BN राव। इन्होंने सलाह दी थी कि जो हमारे अधिकार हैं वो 2 तरह के होने चाहिए, मतलब कि हमारे जो अधिकार हैं उनको 2 भागों में बांट देना चाहिए था। कौन कौन से 2 भाग, कौन कौन से 2 अधिकार होने चाहिए, एक तो वो अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो। परिवर्तनीय का क्या अर्थ होता है, एनफोर्सिएबल, मतलब कि जिसके लिए
हम लोग अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सके। अगर जिन अधिकारों का उल्लंघन होता है, जैसे कि बोलने का अधिकार, मैंने अभी मौलिक अधिकारों में पढ़ाया था आपको, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये परिवर्तनीय हैं। इनके अगर हमारा इनका वॉयलेशन होता है, इनका उल्लंघन होता है, तो हम इसके विरुद्ध जाकर न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं दूसरे अधिकार किस प्रकार के होने चाहिए? वो गैर परिवर्तनीय होने चाहिए, नॉन एनफोर्सिएबल होने चाहिए। जो BN राव हैं, उन्होंने सलाह दी थी संविधान सभा में, और वो संविधान सभा के सलाहकार थे कि जो अधिकार हैं वो 2 वर्गों में बांटे जाने चाहिए। एक वो जो परिवर्तनीय हो, मतलब जिसके लिए न्यायालय जा सके, जो न्यायालय में लागू करवा सकते हैं जिसको हम, और जिसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते, वो होते हैं गैर परिवर्तनीय। तो 2 तरह के अधिकार होने चाहिए। BN राव ने ये सलाह दी, एक जो परिवर्तनीय हो और दूसरा जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना हो। तो इसी सलाह को कुछ हद तक माना गया, और इसके साथ जो परिवर्तनीय अधिकार बनाए गए वो बनाए गए भाग 3 में, जिनको हम लोग मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या फिर कहें फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरे बनाए गैर परिवर्तनीय अधिकार, उनको भाग 4 में रखा गया, जो कि राज्य की नीति निदेशक तत्वों के रूप में रखा गया, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जो कि अब हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 12 से लेकर और 35 तक है। और जो ये गैर परिवर्तनीय अधिकार है या फिर कहें नॉन एनफोर्सिएबल जो अधिकार बनाए गए, जिनको भाग 4 में रखा गया और जिनको हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, ये क्या करते हैं? ये राज्य के अधिकारियों को, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सरकार के, सरकारी भारत सरकार के, उनको क्या होता है कि प्रेरणा देते हैं कि इस तरह से कार्य करना चाहिए, मतलब कि सरकार को इस तरह से कार्य करना चाहिए और किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। इन सब का वर्णन है किनमें? गैर परिवर्तनीय अधिकारों में। और गैर परिवर्तनीय अधिकार कौन से? राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका अर्थ यह हुआ कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये गैर परिवर्तनीय है। अगर ये हम इसके विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इनका उल्लंघन होने पर भी। तो अब तक हमने पढ़ा कि जो राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, ये सरकार की नीतियां बनाने, योजनाएं बनाने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, उनको पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं, उनका गाइडेंस का कार्य करते हैं। और जो ये DPSP है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, ये सरकार को सही, मतलब अच्छा और जन कल्याणकारी, लोगों का भला हो सके, ऐसी योजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमने पढ़ा कि ये परिवर्तनीय नहीं है, गैर परिवर्तनीय है, इसके विरुद्ध हम न्यायालय नहीं जा सकते। अगर राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवमानना होती है तो क्यों नहीं जा सकते? ये क्यों गैर परिवर्तनीय रखे गए? क्योंकि जब BN राव हैं, उन्होंने सलाह दी थी कि कुछ जो अधिकार हैं हमारे वो परिवर्तनीय होने चाहिए, और उस समय हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी, इसीलिए कुछ जो अधिकार है वो गैर परिवर्तनीय रखे गए। जैसे जैसे हमारी देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे इनको लागू करते जाएंगे। मतलब कि ये वो तत्व होते हैं, ये वो नीतियां हैं, राज्य की नीति निदेशक तत्व वो नीतियां हैं जो सरकार को लागू तो करने हैं, लेकिन सरकार की जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, जब अच्छी हो जाएगी, तब लागू करेंगे। अभी धीरे धीरे कुछ जो DPSP है, कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो लागू भी किए हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूर्णतः लागू नहीं कर पाए हैं, जिसका कारण मैं बता चुकी हूँ। इन्हें धीरे धीरे करके परिवर्तनीय बनाया जाएगा। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि ये भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक इनका वर्णन है, और इनकी जो प्रेरणा है ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और किसकी सलाह पर किया गया था? ये संविधान सभा की सलाहकार BN राव द्वारा जो सलाह दी गई थी कि अधिकारों को 2 भागों में बांटे जाना चाहिए, एक परिवर्तनीय और एक गैर परिवर्तनीय। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, जो DPSP है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब ये संविधान में क्यों जोड़े गए, इसका उद्देश्य क्या है।
तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, और हमारी सरकार है उनको जन कल्याणकारी और लोगों के कल्याण से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। मतलब कि सरकार ऐसे राज्य की स्थापना करे, ऐसे देश की स्थापना करे जो जनता का हित का ध्यान रखे, जनता का कल्याण का ध्यान रखे। इस तरह के राज्य की या फिर कहें देश की या फिर कहें राष्ट्र की स्थापना करना क्या है, उद्देश्य है। उसके बाद सेकंड है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना भी उद्देश्य है किसका, नीति निर्देशक तत्वों का। इसके अलावा जो भारत सरकार है उसकी जितनी भी जन कल्याणकारी, जो लोगों के कल्याण से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी लगभग योजनाएं हैं वो नीति निर्देशक तत्वों को ही ध्यान में रखते हुए इन्हीं से ही प्रेरित होकर वो योजनाएं बनाई गई हैं। मतलब अधिकांश योजनाएं इससे ही प्रेरित हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जब कभी भी जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी जुडिशियरी है, उसके सामने कोई भी संवैधानिक कठिनाई होती है तो वो उसके लिए उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमेशा उसने हमारे संविधान की प्रस्तावना का, जो कि प्रीएम्बल का, हमारे संविधान का और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान में रखकर जो है उस हमारे जो संवैधानिक कठिनाई है उसको समझने का प्रयास किया है। और संविधान की प्रस्तावना क्या है, उसमें क्या क्या वर्णन है, वो सब मैंने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। हमारी संविधान की पूरी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने वो नहीं देखा है लेक्चर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये संविधान में जोड़े क्यों गए डीपीएसपी। तो जो इसका उद्देश्य है वो ये है, एक तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरा हमने देखा कि जब कि भारत सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है और वो जो जन कल्याणकारी और उनका जो प्रेरण है वो कहाँ से लिया जाता है, उनकी जो गाइडेंस है वो कहाँ से ली जाती है, तो अधिकांश योजनाएं हैं वो डीपीएसपी से ही प्रेरित होती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही प्रेरित होती हैं। इसके बाद जो इसके उद्देश्य है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए भी है कि जब कभी भी हमारी जो जुडिशियरी है, जो न्यायालय है, उनको कभी भी कठिनाई होती है संविधान के किसी भी प्रावधान को समझने में, तो उसके लिए वो हमेशा हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना, उसका प्रीएम्बल और डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन्हीं को ध्यान में रखकर उस जो कठिनाई है, जो संवैधानिक कठिनाई है, उसको समझने का प्रयास करते हैं और किया भी है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है या फिर कहें मूल अधिकार है उनमें और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में, इनमें अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जो फर्स्ट जो हम लोग डिफरेंस डिस्कस करेंगे वो है, सबसे बड़ा तो यही है कि जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान के भाग 3 में है, पार्ट 3 में है, और वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो हमारे संविधान के भाग 4 में है, पार्ट 4 में है। और इनका जो वर्णन है, मतलब कि मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है, जो वर्णन है, वो आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक है। उसके बाद सेकंड है वो है जो मौलिक अधिकार है, ये हमें हर एक भारतीय व्यक्ति को दिए गए अधिकार हैं। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्यों को, सरकार को, देश को सौंपे गए दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जिसके माध्यम से जो राज्य है या फिर कहीं सरकार है वो अच्छी तरह से सुशासन की स्थापना करता है, अच्छी तरह से शासन चलाने की स्थापना कर सके और लोक कल्याण, जनता का कल्याण कर सके। इसका प्रेरण देता है डीपीएसपी। और जो मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है जो कि हमें
पर्सनली हर एक व्यक्ति को दिए गए हैं, भारतीय व्यक्ति को। वहीं उसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है वो मैं पहले भी बता चुकी, जो मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल है, और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी हैं, ये गैर परिवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सिएबल है, इनके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते अगर इनका उल्लंघन होता है तो। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, उनकी अवमानना होती है, तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, कोर्ट में जाकर खड़े हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ जो डिफरेंस है वो है राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित। मौलिक अधिकार है या फिर कहीं मूल अधिकार है, उसमें जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसका आदर्श निहित है, उसका आदर्श इसमें समाया हुआ है। जो वहीं जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। इसमें राजनीतिक, ये हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, और ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श इसमें निहित है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से संबंधित है। वहीं जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये नकारात्मक है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि इनमें कुछ लिमिटेशंस लगाई गई है। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स का मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि इसमें जैसे कि आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट्स में, तो इसमें हमें बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे ऊपर युक्त प्रतिबंध, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता को हानि पहुंचे, एकता और अखंडता को नुकसान हो। तो इसलिए हम कोई भी ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से इसमें युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, एक तरह से लिमिटेशंस लगाई गई है, इसीलिए ये नकारात्मक है। वहीं जो डीपीएसपी है, इनका तो उद्देश्य ही समाज कल्याण है, तो ये पूरी तरह से सकारात्मक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा संविधान है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको विशेष संरक्षण दिया गया है, स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। इनको स्पेशल प्रोटेक्शन है वो मिली हुई है। किस तरह से? मतलब कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वोलेशन होता है, इनका उल्लंघन होता है, इनका अगर कोई अवमानना करती है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे अधिकार हैं, इनको कोई हमारा अधिकार हमसे छीनता है, मतलब इनका हनन होता है, तो उस स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको अनुच्छेद 35 के तहत, और जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, उसको अनुच्छेद 226 के तहत ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो अगर हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उस उल्लंघन के खिलाफ संज्ञान लेता है और उनको वापस दिलाने के लिए कार्य करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 35 के तहत और हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत। मतलब कि अगर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वोलेशन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो हम लोग उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलाता है, उसको शक्ति है, और वो शक्ति आर्टिकल 35 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त है। वहीं अगर हम लोग बात करें डीपीएसपी की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो ये केवल और केवल समाज कल्याण पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, तो ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं है, तो इनको कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो अब तक हमने पढ़ा जो बेसिक डिफरेंस है मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। मौलिक अधिकारों को भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को, हमें भारतीयों को दिए गए अधिकार हैं। वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये राज्यों को या फिर कहीं सरकार को सौंपे गए दायित्व है, जिम्मेदारी है, जिससे कि सरकार अच्छी तरह से अपना शासन चला सके और लोक कल्याण कर सके, जनता का कल्याण कर सके। वहीं जो मूल अधिकार है वो परिवर्तनीय है, और जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है ये गैर परिवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सिएबल है। और जो मौलिक अधिकार हैं उनमें राजनीतिक लोकतंत्र समाहित है,
और जो DPSP है इनमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र समाहित है। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र है वो समाहित है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में, और राजनीतिक लोकतंत्र समाहित है मूल अधिकारों में। वहीं जो मौलिक अधिकार हैं ये नकारात्मक है क्योंकि इनके ऊपर लिमिटेशंस लगाई गई है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। वहीं जो DPSP है ये सकारात्मक है, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। और उसके अलावा जो संविधान है हमारा जो वो मौलिक अधिकारों को विशेष संरक्षण देता है, स्पेशल प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 35 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को। और वहीं जो DPSP है, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको कोई भी ऐसा कोई विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, जो पार्ट 4 है, इसमें जो DPSP है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उनका वर्णन है 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आर्टिकल 36 से 51 तक इनका वर्णन है। तो अब हम लोग आर्टिकल 36 से 51 तक डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है आर्टिकल 36, आर्टिकल 36। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। किसमें? आर्टिकल 36 में। उसके बाद जो आर्टिकल 37 है, अनुच्छेद 37 है, उसमें कहा गया है कि जो ये DPSP है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, गैर परिवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सिएबल है। इसके विरुद्ध हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। इसके बाद जो आर्टिकल 38 है, अनुच्छेद 38 है, उसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है उसमें अभिवृद्धि हो सके। उसके साथ ही साथ ये भी कहता है आर्टिकल 38 कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की जो असमानता है उसको खत्म करने का, उसका समाप्त करने का प्रयास करे। कौन? राज्य, भारत सरकार। ये कहता है अनुच्छेद 38। तो अब तक हमने देखा कि अनुच्छेद 36 है वो कहता है कि वो राज्य की परिभाषा का वर्णन करता है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। उसके अलावा अनुच्छेद 37 है वो ये कहता है कि जो ये DPSP है ये गैर परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, नॉन एनफोर्सिएबल है। और आर्टिकल 38 है वो कहता है कि राज्य है वो ऐसे सामाजिक व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में अभिवृद्धि हो सके, ऐसा कोशिश करे, ऐसा प्रयास करे राज्य, भारत सरकार। इसके साथ साथ ही आर्टिकल 38 यह भी कहता है कि जो आय और प्रतिष्ठा है, सम्मान है और जो सुविधाएं हैं, उनके जो अवसर हैं, उनमें जो असमानता फैली हुई है, उसमें मतलब आय में जो असमानता है, उसके अलावा प्रतिष्ठा में, सुविधाओं में जो असमानता है, उनको समाप्त करने का प्रयास करे सरकार। ये भी जो है निर्देश देते हैं कौन? हमारे DPSP। किसको? भारत सरकार को, राज्य को। उसके बाद आर्टिकल 39 आता है, अनुच्छेद 39, और उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कोई भी पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद जो आर्टिकल 39 है उसका जो ख पार्ट है वो ये भी बताता है कि जो हमारे भौतिक संसाधन हैं उनका वितरण है वो उचित होना चाहिए और स्वामित्व भी उचित होना चाहिए। उसके अलावा इसका आर्टिकल 39 का ही जो ग पार्ट है वो बोलता है कि जो उत्पादन के जो साधन है, प्रोडक्शन के जो सोर्सेज है, उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ होता है कि उनको बांट देना चाहिए, उनको वितरण करना चाहिए, उनमें एक के हाथ में नहीं होना चाहिए बल्कि विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में उनका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। किसका? उत्पादन के साधनों का। उसके अलावा ये भी कहा गया है आर्टिकल 39 में ही कि जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं उनको समान वेतन देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो स्त्री है उनको कम वेतन दिया जाए क्योंकि वो स्त्री हैं,
और पुरुष हैं उनको अधिक वेतन दिया जाए, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पुरुषों को कम वेतन दिया जाए और स्त्रियों को ज़्यादा दिया जाए। तो इस तरह से असमानता नहीं होनी चाहिए। लिंग के आधार पर जो स्त्री हैं और जो पुरुष हैं उनको समान वेतन देना चाहिए। इसका भी वर्णन है हमारे अनुच्छेद 39 में। इसके अलावा इसमें जो अनुच्छेद 39 कै जोड़ा गया है और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 39 कै है ये कब जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो कई ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इस तरह से काफी ऑप्शंस दे देंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया कौन सा 39 कै। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि जो सरकार है उसको समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए, और मतलब समानता के आधार पर न्याय देना चाहिए, न्याय में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी जो फीस है वो नहीं भर सकता है, जो शुल्क है कानूनी वो नहीं दे सकता है, तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ये इसलिए किया गया ताकि जो गरीब है उनको अन्याय का शिकार ना होना पड़े। गरीबों को अन्याय का शिकार होने से रोकने के लिए 39 कै जोड़ा गया और उसमें कहा गया है कि सरकार को समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए ताकि गरीबों को अन्याय का शिकार न होना पड़े। और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी, अगर ये लागू नहीं होता है, अगर ऐसा होता है कि सरकार निःशुल्क नहीं दे पाती है कानूनी सहायता, तो इसके विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये परिवर्तनीय नहीं है न्यायालय द्वारा, जो कि हमारा अनुच्छेद 37 इसी में ही बताता है कि हम ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। लेकिन ये लागू होंगे और कब होंगे, जब हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। और कुछ इनमें से ऐसे प्रावधान हैं जो लागू भी हुए हैं धीरे धीरे और कुछ लागू होने बाकी है। तो अब तक हमने देखा आर्टिकल 36 है, उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में ये कहा गया है कि जो आर्टिकल जो हमारे डीपीएसपी हैं ये परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि जो राज्य है वो ऐसे व्यवस्था करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके, उसमें अभिवृद्धि हो सके और आय की, प्रतिष्ठा की, सुविधाओं की, अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ यह भी कहा गया कि पुरुष और स्त्री है उन सबको आजीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो है अधिकार है और भौतिक संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए, यह भी कहा गया है। और उत्पादन के साधन हैं उनमें बंटवारा होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एक हाथों में नहीं होने चाहिए, और स्त्री और पुरुषों को समान वेतन देना चाहिए। और इसके साथ साथ गरीब व्यक्ति है जो हमारा अपना शुल्क नहीं दे सकते हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना जो है सरकार को चाहिए और समान अवसर के आधार पर न्याय देना चाहिए। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 40 पर। उसके बाद आर्टिकल 40 है, इसमें कहा गया है कि जो हमारी ग्राम पंचायत है उनका संगठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन के रूप में शक्तियां और अधिकार देना। यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन का क्या अर्थ हुआ कि वो शासन जिस पर अपना ही अधिकार हो, खुद का अधिकार हो, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल्ड हो, मतलब कि उनको अधिकार प्राप्त देना, उनको शक्तियां देना ताकि वो खुद शासन चला सके। तो ग्राम पंचायतों को उनका संगठन करना और उन्हें स्वायत्त शासन मतलब खुद शासन कर सके, इसका शक्तियां और अधिकार देना। और ये कब जोड़ा गया, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करना यह कब जोड़ा गया हमारे संविधान में। तो ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आर्टिकल 41, उसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में विशेषता कौन कौन सी वो दशाएं हैं, जैसे कि बुढ़ापा, बेरोजगारी, बीमारी या अशक्तता। इन जो दशाएं हैं इसमें
इन व्यक्तियों को जो बूढ़े हैं, जो ओल्ड हैं, जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जो बीमार हैं या फिर जो अशक्त हैं, उनको काम पाने का अधिकार है, उनको शिक्षा पाने का अधिकार है और उनको सहायता, लोक सहायता, जन सहायता पाने का अधिकार है। बेरोजगारों को काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है और लोक सहायता पाने का अधिकार है। किन किन को? बुढ़ापे मतलब कि बूढ़े व्यक्तियों को और बेरोजगारों को और इसके साथ ही साथ बीमार व्यक्तियों को, इनको जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। उसके बाद जो 42 है, जो आर्टिकल 42 है, जो अनुच्छेद 42 है, उसमें कहा गया है कि जो कार्य की न्याय संगत और मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध। इसका क्या अर्थ हुआ कि अनुच्छेद 42 है वो कहता है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो कार्य पाने का जिनको अधिकार है, उनको कार्य न्याय संगत देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो मातृत्व की जो सुरक्षा है उनमें उनको सहायता पाने का उपबंध है, उनको सहायता पाने का अधिकार है, सरकार को उनको सहायता देनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 43 है, उसमें कहा गया है कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो कर्मचारी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको इतनी मजदूरी तो दी जानी चाहिए जिससे उनका निर्वाह हो सके, जिससे उनका पालन पोषण हो सके। इसके साथ साथ सरकार को ऐसे उपबंध करने चाहिए जिससे कुटीर उद्योगों का विकास हो सके। तो इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 43 में कि कर्मचारियों को इतनी मजदूरी जरूर देनी चाहिए, निर्वाह हो सके और इसके साथ साथ कुटीर जो उद्योग हैं उनका विकास के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 43 के, और इसमें क्या कहा गया है कि जो उद्योग हैं उसके प्रबंध के लिए, उद्योगों के प्रबंध के लिए मजदूरों को जो पार्टिसिपेशन है, मजदूर तो जो भागीदार करते हैं, जो उद्योगों के प्रबंध में जो मजदूर कार्य करते हैं, उनमें उनको उनके लिए मतलब कि उन मजदूरों के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त कानून बनाने जाने चाहिए, उपयुक्त विधान बनाने जाने चाहिए जिससे उनका एक्सप्लॉयटेशन, उन पर अत्याचार ना हो सके। किन पर? मजदूरों पर, जब उद्योगों के प्रबंध में, किसमें? उद्योगों के प्रबंध में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है 43 ख, और इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है जो 43 ख है ये 97वें संविधान संशोधन 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये 2011 में जोड़ा गया। मतलब कि जो 47 ख है ये सहकारी समितियों का उन्नयन से संबंधित है और ये 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया है? ये किससे संबंधित है? सहकारी जो समितियां हैं उनके उन्नयन से, उनके विकास से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? 43 ख। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। इसमें क्या कहा गया है? ये काफी इम्पोर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन आता है इसलिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, या आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। मतलब कि यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है समान नागरिक संहिता। समान का अर्थ होता है यूनिफॉर्म, इक्वल, सबके लिए समान। वहीं नागरिक का अर्थ होता है सिविल, मतलब कि फैमिली रिलेटेड, और संहिता का अर्थ होता है कोड या फिर कॉडिफिकेशन। तो कोडिफिकेशन या फिर संहिता वो होता है जब कोई भी विषय है उससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे होते हैं तो उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, और वो पहले मौखिक होते हैं और अगर उनको लिख दिया जाता है तो वो बन जाते हैं संहिता या फिर कोड या फिर कहें कॉडिफिकेशन। मतलब कि जो मौखिक जो मुद्दे होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके लिख लिया जाता है किसी भी विषय से संबंधित, तो उनको जो लिखित रूप में आ जाते हैं वो हो जाते हैं कोड या फिर कहीं संहिता। और नागरिक आप सभी को पता है और समान होता है, एक समान, सबके लिए समान। तो इसका अर्थ हुआ ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, जिसमें धार्मिक आधार पर अलग अलग कानून हैं बने हुए हैं हमारे देश में, उनको समान करना।
किसका उद्देश्य है? आर्टिकल 44 का उद्देश्य है। और इसमें कहा गया है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। ये इस पर काफ़ी बार विरोध हुआ है और काफ़ी बार बहस भी चलती रहती है यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, समान नागरिक संहिता पर। क्यों? क्योंकि धार्मिक आधार पर जो है कानून अलग अलग बनाए गए हैं, इसीलिए। और इसका एग्जाम्पल है 3 तलाक का जो प्रावधान था मुस्लिम वर्ग के लिए। तो ये सब जो प्रावधान है ये किससे संबंधित है? ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है। मतलब कि धार्मिक आधार पर अलग अलग जो कानून बनाए गए हैं, अलग अलग जो धर्म हैं हमारे, उनके आधार पर जो अलग अलग कानून बनाए गए हैं, उन कानूनों को समान करना किसका उद्देश्य है? समान नागरिक संहिता का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 इसमें कहा गया है कि 6 से कम वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा और उनकी देखभाल का अधिकार है। और ये कब जोड़ा गया? शिक्षा और उनकी देखभाल का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि 6 से कम वर्ष के बच्चों को शिक्षा व उनकी देखभाल का अधिकार। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। उसमें कहा गया है जो अनुसूचित जाति हैं और जो अनुसूचित जनजाति हैं इनको शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय का प्रबंध करना चाहिए। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। किसके लिए? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, इनकी शिक्षा के लिए, एससी और एसटी वर्ग है इसकी शिक्षा के लिए, इसके आर्थिक हित के लिए और इनके सामाजिक न्याय के लिए प्रबंध करना चाहिए। किसको? सरकार को, ताकि हमारे समाज में समानता हो सके। तो इसके लिए सरकार प्रबंध कर भी रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल 47, अनुच्छेद 47। इसमें कहा गया है कि जो मादक पेय हैं, मतलब कि जैसे कि शराब हो गया वो, और जो जितने भी हानिकारक नशीले पदार्थ हैं इनके जो सेवन है उसके ऊपर प्रतिषेध का प्रयास करना चाहिए। किसको? सरकार को। जितने भी मादक पेय हैं जैसे शराब हो गए या फिर जो भी नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन पर प्रतिषेध करना चाहिए, उनके सेवन पर रोक लगानी चाहिए सरकार को। लेकिन ऐसा सरकार अभी तक कर नहीं पाई है। कुछ हद तक कुछ सरकारों ने किया है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने किया है, लेकिन पूरी तरह से प्रतिषेध नहीं कर पाई है। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पोषाहार है, जो उनका खान पान का स्तर है और जो उनका जीवन का स्तर है, उन दोनों को ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। किसको? राज्य सरकार को। क्या कहा है आर्टिकल 47 में कि एक तो जो मादक पेय है या फिर जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उनके सेवन पर प्रतिषेध का प्रयास करना चाहिए सरकार को। इसके साथ ही साथ जो खान पान का जो स्तर है, जो पोषाहार का जो स्तर है उसमें, और जो जीवन स्तर है उसमें, इन दोनों को ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। किसको? सरकार को। इसके बाद आता है आर्टिकल 48 और इसमें कहा गया है जितने भी जो भी कृषि है या फिर कहीं पशुपालन है जिसमें गाय, बछड़े वगैरह जो भी दुधारू पशु है उनके विकास से संबंधित प्रावधान करने चाहिए सरकार को। कृषि से विकास से संबंधित, पशुपालन के विकास से संबंधित और जो दुधारू पशु हैं उनके विकास से संबंधित कार्य करने चाहिए सरकार को, ताकि हमारे जो कृषि है, जो पशुपालन है या फिर जो दुधारू पशु है इनकी नस्ल में सुधार करने आदि का। और इसके साथ साथ जो गोवंश पर अपराध है, मतलब कि गोवंश का जो वध है उसका प्रतिषेध करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये भी कहा गया है आर्टिकल 38 में। मतलब गायों को जो मार दिया जाता है, कई बार हम सुनते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, तो जो गोवंश पर जो अपराध है उसका जो मतलब गोवंश का जो वध है उस पर प्रतिषेध करना चाहिए सरकार और इसका प्रतिषेध करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। इसका भी वर्णन किया गया है आर्टिकल 48 में। उसके बाद इसी में आर्टिकल 48 कै जोड़ा गया है और 48 कै जोड़ा गया है। और ये कब जोड़ा गया है? ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है कि पर्यावरण है उसके संरक्षण पर कार्य करे कौन? राज्य सरकार। और इसके साथ साथ इसके संवर्धन पर कार्य करे। और वन्य जीव है
इनकी रक्षा का प्रयास करे राज्य सरकार, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करे और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करे और इसके साथ साथ पर्यावरण के संवर्धन का कार्य करे। ये सारे कार्य करे राज्य सरकार। इसके अलावा अब आता है आर्टिकल 49। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गए, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनमें और उनके स्थानों में और वस्तुओं का संरक्षण, मतलब जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनका और उन स्थानों का और जो वस्तुएं हैं जो हमारे राष्ट्रीय महत्व की हैं, जो पहले की जो वस्तुएं हैं उनका जो प्रोटेक्शन है उसका कार्य करे, उसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य करे सरकार, उनके संरक्षण के लिए कार्य करे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो उनको देख सके। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को ये निर्देश देते हैं नीति निदेशक तत्व। इसके बाद आर्टिकल आता है 50 और आर्टिकल 50 है, ये क्या कहता है कि जो कार्यपालिका है और न्यायपालिका है इसका पृथक्करण करने हेतु इनको अलग अलग करने होते हो, मतलब कार्यपालिका को और न्यायपालिका को अलग अलग करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए जाने चाहिए। और ये सत्य भी है, बिल्कुल सच है कि जो कार्यपालिका है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए और जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इससे क्या होगा, देश का विकास में काफ़ी ज़्यादा महत्व होगा, काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। उसके बाद है आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51। इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की सरकार को प्रयास करने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति की और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। इसमें अभिवृद्धि के प्रयास के लिए सरकार को कार्य करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। और आज हमने पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़ा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं जो डीपीएसपी है, ये होते क्या हैं। ये सरकार की नीतियां बनाने में मार्गदर्शन करते हैं सरकार का, और ये मतलब कि मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं या फिर कहें गाइडेंस देते हैं सरकार को, ताकि सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं बना सके। उसके बाद हमने पढ़ा कि नीति निदेशक तत्व हैं जो डीपीएसपी हैं, इसका महत्व क्यों है, ये क्यों इतने जरूरी है, इनका उद्देश्य क्या है हमारे संविधान में। इसके बाद हमने डिफरेंस पढ़ा, अंतर पढ़ा मूल अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में या फिर कहें फंडामेंटल राइट्स में, और डीपीएसपी में राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर पढ़ा हमने। उसके बाद हमने जो संविधान का भाग 4 है जिसमें राज्य की नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है और आर्टिकल 36 से लेकर और आर्टिकल 51 तक वर्णन है, और हमने आर्टिकल 36 से लेकर और 51 तक पढ़े इस लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।